कलेक्टर मैडम जिस ट्रेन से जा रही थीं, उनका मरा हुआ पति उसी ट्रेन में चने बेच रहा था। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। रात की आखिरी ट्रेन पटरियों पे भाग रही थी और उसके एक डिब्बे में बैठी थी एक ऐसी औरत जिसने सब कुछ खो दिया था, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। कलेक्टर अनन्या शर्मा की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बीते हुए कल की परछाइयां थी। 1 साल पहले हुए उस हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। पति रोहन की मौत, आग की जलती चिता और गंगा में बहती अस्थियां, सब कुछ उनकी यादों में साफ दर्ज था। लेकिन उस रात जब घड़ी ने 10 बजाए और ट्रेन अंधेरे को चीरती आगे बढ़ी, एक आवाज ने उनकी यकीन की नींव हिला दी। गर्मा गर्म चने ले लो। वो आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंची, सीधे दिल में उतर गई। वही लहजा, वही ठहराव, वही एहसास। क्या यादें इंसान के साथ ऐसा खेल खेल सकती है, या सचमुच जो मर चुका था वो वापस लौट आया था? दोस्तों, कलेक्टर अनन्या शर्मा ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन मुंबई की ओर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरे में कभी कभी कोई गांव, कोई स्टेशन पीछे छूट जाता, पर उनकी आंखें तो कहीं और ही देख रही थी, उन यादों की ओर जो वो चाहकर भी भुला नहीं सकी थी। उनका पति रोहन 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुका था। एक दर्दनाक हादसे में वो उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी, मगर उसकी यादें अभी भी अनन्या के साथ थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी शिकायतें, सब कुछ। इस सफर में भी वो अपने अकेलेपन से जूझ रही थी। ट्रेन के अंदर हलचल थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो कुछ अपनी कहानियों में खोए थे। अनन्या ने गहरी सांस ली और सीट पर सिर टिकाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी। चने ले लो, ताजे चने, गरम गरम चने। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। ये आवाज, ये तो रोहन की आवाज थी। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या ये उनका भ्रम था? क्या वो उसकी यादों में इतना डूब चुकी थीं कि उन्हें हर आवाज रोहन जैसी लगने लगी थी? मगर नहीं, ये सिर्फ आवाज ही नहीं थी, अंदाज भी वही था, लहजा भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जब उनकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो चने बेच रहा था, तो उनकी सांस अटक गई। वहां भीड़ के बीच ट्रेन के गलियारे में हल्की रोशनी के नीचे वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करता था। रोहन जिंदा था या ये कोई और था? वही चेहरा, वही आवाज। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये उनका कोई भ्रम था, या सच में जो वो देख रही थी वो हकीकत थी? सामने वही चेहरा था, वही गहरी आंखें, वही हल्की सी मुस्कान, वही रोहन। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो तो मर चुका था। खुद उन्होंने उसकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थीं। फिर ये आदमी? अनन्या की पूरी दुनिया जैसे हिल गई थी। उनकी उंगलियां कांपने लगीं। वो चाहकर भी उठकर उस आदमी के पास नहीं जा पा रही थीं। उनका शरीर जैसे शून्य हो गया था। तभी किसी यात्री ने उसे चने बेचने वाले से पूछा, भैया ये चने कितने के दिए? 10 रुपए के। लीजिए साहब, बहुत अच्छे चने हैं। फिर वही आवाज, वही नरम लहजा। अनन्या की अंदर कुछ टूटने लगा। ये आवाज वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। कितनी बार उन्होंने इस आवाज में प्यार सुना था, शिकायतें सुनी थी, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी आवाज के साथ बिताए थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेजी से उछल पड़ा। वो सीट से झटके से उठी और तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ी। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। अनन्या अपनी जगह पर लड़खड़ा गई और जब तक वो संभलती, वो आदमी भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुका था। उन्होंने तुरंत उसे आवाज दी, रोहन। आदमी ठिठक गया। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें अनन्या से मिली। उन आंखों में हैरानी थी, लेकिन पहचान नहीं थी। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें सीधे उस आदमी की आंखों से जा मिली। कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी जिंदगियों में मशगूल थे, लेकिन अनन्या की दुनिया सिर्फ उसी एक आदमी के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। वो वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही आवाज थी, लेकिन वो रोहन क्यों नहीं लग रहा था?
आदमी ने कुछ पल अनन्या को अजीब नजरों से देखा, फिर नजरें झुका लीं और वापस अपने चनों की टोकरी संभालने लगा। रोहन! अनन्या फिर बुदबुदाई। इस बार आवाज में थोड़ा और कंपन था, लेकिन आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना मफलर थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगा। अनन्या के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई खेल था या फिर उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगर ये रोहन था तो वो यहाँ कैसे हो सकता था? और अगर ये रोहन नहीं था तो ये इतना उससे मिलता क्यों था? आखिर हिम्मत जुटाकर वो उसके पीछे बढ़ी। लोगों को हटाते हुए वो जैसे ही उसके करीब पहुंची, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी चौंक गया। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, उसने तेज आवाज में कहा, जैसे वो घबरा गया हो। लेकिन अनन्या ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम कौन हो? उस आदमी ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। अब की बार उसमें हल्की नरमी थी। मैं कौन हूं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है मैडम? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अनन्या सकते में आ गई। इस जवाब ने उनके अंदर कुछ तोड़ दिया। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। उनकी आवाज कांप गई। कुछ यात्री इस नज़ारे को देखने लगे थे। आदमी असहज महसूस करने लगा। उसने अनन्या का हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागा। अनन्या ने बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही वो अगले डिब्बे में पहुंची, वो आदमी वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। अनन्या हाँफते हुए दरवाजे के पास पहुंची। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। ये कैसे संभव था? ट्रेन तेजी से चल रही थी, वो अचानक कहाँ गायब हो सकता था? डिब्बे में मौजूद यात्री अजीब नजरों से उन्हें देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मैडम? लेकिन अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या ये सच में उनका रोहन था? अगर हाँ, तो वो भाग क्यों रहा था? और अगर नहीं, तो कोई बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला आदमी उसी ट्रेन में उसी आवाज के साथ? ये महज एक इत्तेफाक था। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अनन्या बड़बड़ाई। तभी एक बूढ़े यात्री ने पास आकर कहा, बेटी, जिसे ढूंढ रही हो वो शायद पिछले स्टेशन पर उतर गया होगा। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वो सच में रोहन था तो वो इतने गरीबों की तरह चने क्यों बेच रहा था? अनन्या की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगी। रोहन का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर्स का ये कहना कि वो नहीं बचा, और फिर उसका अंतिम संस्कार। अगर वो मरा नहीं था तो फिर? उनका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी या फिर कोई ऐसा राज जो इतने समय से उनसे छुपाया गया था? लेकिन अब ये मामला सिर्फ यादों और भावनाओं का नहीं रहा था। ये सच्चाई जानने का सवाल था। अनन्या ने तय कर लिया वो इस रहस्य की तह तक जाएंगी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वो वहां उतरा था तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अनन्या की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए और मजबूत हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर रोहन मर चुका था तो ये आदमी कौन था? और अगर ये रोहन था तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछले स्टेशन कौन सा था? गार्ड ने बताया, भोपाल जंक्शन। अनन्या ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। नमस्ते, मैं कलेक्टर अनन्या शर्मा बोल रही हूँ। अभी भोपाल जंक्शन पर एक आदमी उतरा है जिसकी पहचान मुझे करनी है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर पहले तो थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, मैडम, मैं अभी कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ आ सकती हैं तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगली ट्रेन से वहीं आ रही हूँ। अनन्या ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक बड़े स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना समय गवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गईं। ट्रेन के रुकते ही वो प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ी और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ी। भोपाल जंक्शन पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान सा लग रहा था, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से ही इंतजार कर रहा था। मैडम, आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अनन्या जल्दी से ऑफिस के अंदर घुसी। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा और वहां कैमरे में वही आदमी दिखा। वो जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, एक औरत पहले से वहां खड़ी थी। उस औरत ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से उसे एक गली की तरफ ले गई। अनन्या की आंखें सिकुड़ गईं। ये कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया।
पहली बार देख रहा हूँ मैडम, लेकिन शायद ये गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। अनन्या ने तुरंत तय किया। वो उस बस्ती तक जाएंगी और पता लगाएंगी कि ये आदमी कौन था और किसके साथ गया था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बैग में रखी लाइसेंसी पिस्तल पर हाथ फेरा। अब ये सिर्फ एक इमोशनल सफ़र नहीं था, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। अनन्या ने स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर निकली। कैमरे में दिखी गली अब उनके सामने थी, सुनसान, अंधेरे में डूबी हुई। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। गली संकरी थी, दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियां और कच्चे मकान थे। कहीं से धीमी रोशनी झांक रही थी, कहीं पर सन्नाटा पसरा था। अनन्या आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तल निकाल ली और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था। गली के आखिरी छोर पर एक परछाई हल्की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थी। अनन्या तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुंची, एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गवाए दरवाजे तक पहुंचकर जोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक पुरुष की आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। अनन्या की आवाज सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो आदमी खड़ा था, उसे देखते ही अनन्या की सांसें अटक गईं। वही चेहरा, वही आंखें, वही रोहन। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। अनन्या दरवाजे के सामने खड़ी रही। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था, लेकिन इस बार उस चेहरे पर अजनबीपन था, डर और घबराहट से भरा अजनबीपन। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, रोहन। आदमी की आंखों में हलचल हुई, जैसे वो ये नाम सुनकर चौंक गया हो, लेकिन अगली ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन हैं? उसने शांत लेकिन कटीली आवाज में पूछा। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घूंप दिया हो। ये क्या मजाक है रोहन, तुम जिंदा हो? आदमी की आंखों में संदेह झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं, मेरा नाम रोहन नहीं है। अनन्या को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा हर हाव भाव, सब कुछ वही है। आदमी ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अनन्या के पैर जड़ हो गए। बच्चा? आदमी ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, महज 3 साल का। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उस बच्चे की शक्ल उनसे मिलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ। ये बच्चा कौन था? और अगर ये रोहन था, तो 1 साल पहले जो हुआ था वो झूठ था। अनन्या के पैर कांपने लगे। सामने वो आदमी खड़ा था जिसे वो अपना पति मानती थी, जो 1 साल पहले मर चुका था, और उसके पीछे खड़ा था एक बच्चा जिसकी शक्ल उनसे मिलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। आदमी ने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन अनन्या की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। ये बच्चा कौन है? उनकी आवाज भारी थी। आदमी चुप रहा। अनन्या ने कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरे पति रोहन हो, है ना? या फिर मुझे इतने सालों से धोखा मिल रहा था? आदमी की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानता, आप चली जाइए। लेकिन अनन्या पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने जबरदस्ती कमरे के अंदर कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा छोटा था, दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, लेकिन कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक का ढक्कन आधा खुला था और उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने अनन्या के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां उनकी और रोहन की शादी की तस्वीर पड़ी थी। अनन्या ने कांपते हुए तस्वीर उठाई और रोहन की तरफ देखा। अब भी कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते? रोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सुबकते हुए दीवार के सहारे बैठ गया और बच्चा उसकी गोद में दुबक गया। अब सच छुप नहीं सकता था। अनन्या ने धीरे से कहा, रोहन, सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो और इस 1 साल में तुम कहाँ थे? रोहन की आंखों में गहरी तकलीफ झलक रही थी। उसने धीरे से सर उठाया और कांपती आवाज में कहा, सच बहुत दर्दनाक है अनन्या, और शायद तुम इसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अनन्या अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, मुझे सब कुछ जानना है।
रोहन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी गोद में बैठे बच्चे को सीने से लगाया, फिर कांपती हुई आवाज में बोला, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं मरा नहीं था। अनन्या, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। अनन्या का पूरा शरीर सुन पड़ गया। क्या? मारने की कोशिश? रोहन ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था, जैसे वो फिर से उसी रात को जी रहा हो। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब मैं अधमरा था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने मुझे वहां से गायब कर दिया। अनन्या की सांसें अटक गईं। किसने? रोहन के होंठ कांपे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे ही घर के किसी अपने ने। अनन्या का दिमाग भन्ना गया। कौन था वो और उसने ऐसा क्यों किया? रोहन की आंखों में नफरत और डर एक साथ झलकने लगे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फर्श की तरफ देखते हुए बमुश्किल कहा, तुम्हारी बड़ी बहन प्रिया। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर वार कर दिया हो। उनकी अपनी बहन, लेकिन क्यों? उन्होंने आगे बढ़कर रोहन के कंधे पकड़ लिए। रोहन, सच बताओ, आखिर प्रिया ने ऐसा क्यों किया? रोहन की आंखों से फिर आंसू बह निकले। क्योंकि उसे डर था कि ये बच्चा उसकी दौलत छीन लेगा। अनन्या की मुट्ठियां भींच गईं। उनकी अपनी बहन प्रिया, उसने रोहन को मारने की कोशिश की, और ये बच्चा? अनन्या का गला सूखने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? वो इस बच्चे से अपनी दौलत खोने से क्यों डरती थी? रोहन ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे से बचा रहा हो। फिर उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा वारिस है। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने एक झटके से बच्चे की ओर देखा। उनके अंदर की अफसर की तेजी और एक पत्नी माँ की भावनाएं आपस में टकरा रही थीं। तुम कहना चाहते हो कि प्रिया को ये बच्चा रास्ते का कांटा लग रहा था? रोहन ने सिर झुका लिया। जब मैंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब प्रिया को पता चल गया था कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पिता की दौलत तुम्हारे बच्चे के नाम होने वाली है। उसे लगा कि अगर मैं और ये बच्चा रास्ते से हट जाएं तो सब कुछ उसी का होगा। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उनके दिल में गुस्से और दर्द की लहर उठी। इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? रोहन की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दिए थे। अनन्या, अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। लेकिन तुम बच गए? फिर रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रिया के आदमियों ने मुझे वहां से उठा लिया। मुझे मरा हुआ दिखाने के लिए उन्होंने किसी और का जला हुआ शव तुम्हें सौंप दिया, और तुमने उसे ही मेरी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो 1 साल से तुम? रोहन ने आंसू पोंछे। मैं भाग रहा था। अनन्या, मुझे मरने से बचाने वाली एक अनजान औरत थी जिसने मुझे इस बस्ती तक पहुंचाया। मैं जिंदा था, लेकिन दुनिया के लिए मर चुका था, और इस बच्चे को पालने के लिए मुझे चने बेचने पड़े। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। रोहन के चेहरे पर डर लौट आया। अनन्या, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अनन्या के कान सतर्क हो गए। बाहर कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। रोहन घबराकर दीवार के साथ सट गया और बच्चे को अपनी गोद में छुपा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अनन्या ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। शांत रहो, जो भी हो, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट हुई। फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो। आवाज़ भारी थी, ठंडी और धमकी भरी। अनन्या के दिमाग में अलार्म बज उठा। प्रिया के आदमी। उन्होंने इशारे से रोहन को पीछे हटने के लिए कहा और खुद धीरे से दरवाजे के पास गईं। कौन है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। यहाँ सवाल पूछने वाली तुम नहीं हो कलेक्टर मैडम। हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो आदमी भी। दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। अनन्या के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद खोलने की कोशिश करो। बाहर कुछ पलों तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी। रोहन की हल्की चीख निकल गई, लेकिन अनन्या ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अनन्या ने पिस्तल को कसकर पकड़ा और जैसे ही दरवाज़ा दूसरी बार झटका खाकर खुलने लगा, उन्होंने गोली चला दी। अनन्या की गोली चलते ही बाहर अफरा तफरी मच गई। किसी के चीखने की आवाज आई
और फिर बिल्कुल सन्नाटा। रोहन कांपता हुआ कोने में दुबका रहा। बच्चा उसकी गोद में सहमा हुआ था। अनन्या सांस रोककर दरवाजे की ओर देखती रही। उनकी पिस्तल अभी भी उठी हुई थी। क्या कोई मरा था या वे सिर्फ डर गए थे? तभी बाहर से एक और आवाज आई, पीछे हटो, अकेली है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अनन्या की नजरें संकीर्ण हो गईं, तो प्रिया ने अपने गुंडों को यहां तक भेज दिया। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पास रखी एक टूटी हुई लकड़ी खींची और दरवाजे के हैंडल में फंसा दी, जिससे वो अंदर से लॉक हो गया। फिर वो तेजी से रोहन के पास पहुंची। रोहन, हमें यहां से निकालना होगा। रोहन की आंखों में डर था। लेकिन कहाँ जाएंगे अनन्या? ये लोग हमें मार डालेंगे। अनन्या ने उसके कांपते हुए हाथों को कसकर पकड़ा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उन्होंने चारों ओर देखा। कमरा छोटा था, लेकिन पीछे की दीवार में एक टूटी खिड़की थी। यही एक रास्ता बचा है। अनन्या ने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। पीछे एक पतली गली थी जो रेलवे ट्रैक की ओर जाती थी। जल्दी से निकलते हैं। रोहन ने बच्चे को कसकर पकड़ा और कांपते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा। अनन्या ने पहले बच्चे को बाहर निकाला, फिर रोहन को सहारा दिया। जैसे ही वो खुद खिड़की से बाहर कूदने वाली थी, दरवाजा जोर से टूटा और गुंडे अंदर घुस आए। अनन्या ने तुरंत हवा में एक गोली चलाई और बिना वक्त गवाए खिड़की से बाहर कूद गईं। अब उनकी जान बचाने की रेस शुरू हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक के किनारे अंधेरा पसरा था। रोहन कांपता हुआ खड़ा था। बच्चा उसकी गोद में दुबका हुआ था। अनन्या ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वे हमें पकड़ लें। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन आंखों में अब भी हिम्मत की चिंगारी थी। रोहन ने सिर हिलाया। वो बुरी तरह थक चुका था, लेकिन अनन्या की मौजूदगी ने उसे ताकत दी। वे तीनों ट्रैक के किनारे किनारे भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। अनन्या ने तुरंत रोहन और बच्चे को नीचे गिरा दिया और खुद उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। गोलियां उनके सिर के ऊपर से गुजरती रहीं और किसी पत्थर से टकराकर चिंगारियां निकलती रहीं। फिर अचानक एक गोली अनन्या के कंधे में लगी। उन्होंने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। खून बह रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। रोहन की आंखें डर से फैल गईं। अनन्या ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। डरो मत, मैं ठीक हूं, तुम बस बच्चे को लेकर आगे बढ़ो। लेकिन तभी प्रिया की आवाज सुनाई दी, भागने का कोई फायदा नहीं, छोटी बहन, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटाने आई हूं। अनन्या की आंखें क्रोध से जल उठीं। तू इतनी गिर जाएगी? प्रिया अपनी ही बहन को मारने आई है। अनन्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन दर्द से नहीं, बल्कि धोखे की जलन से। प्रिया हंसी। तू हमेशा मेरे रास्ते की कांटा थी अनन्या, अब तेरा वजूद मिटा दूंगी। उसने पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार रोहन दौड़ पड़ा। वो अनन्या के आगे आ गया। गोलियां उसके सीने में उतर गईं। अनन्या की आंखें डर और दर्द से फैल गईं। नहीं, रोहन लड़खड़ाया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें अनन्या पर टिका दी, वही आंखें जिनमें 1 साल पहले भी प्यार था और आज भी वही था। अनन्या, हमारा बच्चा, उसने कांपते हुए कहा। अनन्या ने झपट कर उसे थाम लिया। रोहन, कुछ मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन रोहन मुस्कुराया, एक कमजोर लेकिन सच्ची मुस्कान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। अनन्या का दिल चीर कर रख दिया गया। रोहन की सांसें थम चुकी थीं। उनकी चीखों से गूंज उठी। प्रिया हंस रही थी। अब तेरा नंबर है अनन्या। लेकिन तभी पुलिस के सायरन गूंज उठे। अनन्या ने पहले ही बैकअप बुला लिया था। पुलिस ने प्रिया और उसके आदमियों को घेर लिया। एक के बाद एक गोलियां चलीं और प्रिया वहीं ढेर हो गई। लेकिन अनन्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी। उनकी गोद में रोहन की निर्जन देह थी और उनके पास खड़ा था एक छोटा सा बच्चा जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अपने पापा को जगाने की कोशिश कर रहा था। पापा, उठो ना, मम्मा रो रही हैं। अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। आज उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, वो अपने बेटे को इस अंधेरे में नहीं होने देंगी। उन्होंने उसे सीने से लगाया और अंधेरे से बाहर रोशनी की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि रोहन का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। सच सामने आया तो अनन्या की जिंदगी बिखर गई। रोहन जिंदा था, लेकिन साजिश की आग फिर से भड़क उठी। गोलियों की गूंज में उसने अपनी जान देकर
पत्नी और अपने बेटे की जान बचा ली। जब सब खत्म हो गया, अंधेरी पटरियों पर सिर्फ सायरन की आवाज रह गई। अनन्या की गोद में रोहन का मरा हुआ शरीर था और पास ही खड़ा उनका छोटा बेटा। उस रात इंसानियत रोई और एक औरत ने आंसुओं के बीच एक कसम खाई, अब किसी साजिश को अपने बच्चे की किस्मत नहीं लिखने देगी।